हॉक न्यूज के बॉलीवुड एडिशन में मैं संजीवनी शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे बीच मौजूद है और जिनका नाम है उत्तम कोरा जी। आइए हम उनसे कुछ सवाल जवाब पूछ लेते हैं। बचपन से मैंने पिताजी के पास संगीत सीखा और मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी से सीखा था। ऐसे थर्ड जनरेशन में मेरा, और 8-8 घंटे म्यूज़िक करते थे, सिखाते थे वो। फिर रेडियो स्टेशन चले जाते थे, वहाँ पे सर्विस करते थे। स्कूल में भी सब्जेक्ट मेरा म्यूज़िक था, प्राइज़ मिलते थे। मैं खुश होता था कि इसमें मज़ा भी आ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसको करियर बनाना है, क्योंकि म्यूज़िक को मैंने कभी एज अ प्रोफेशन सोचा ही नहीं है। जैसे एक साहजिकता से कुछ भी अगर मैं सोचता हूँ तो मैं म्यूज़िक के बारे में ही सोचता हूँ। तो समझ लो 10-12 साल की उम्र से मेरे पिताजी नॉन प्रोफेशनल क्लासेस चलाते थे। फीस वगैरह किसी को देनी है तो दो, नहीं तो मत दो। और कभी कभी वो बिकॉज ऑफ कुछ उनकी कमिटमेंट्स होते तो मुझे बोलते थे यू हैंडल द क्लासेस। तो मैं 10 साल का था तो आई स्टार्टेड कि उनको सिखाता था मैं कि चलो सा बोलो। तो क्लासेस में हैंडल करना मेरा 10 साल से शुरू हो गया था। 10 फिर 12 साल के बाद मुझे लोग अपने घर पे बुलाने लगे, तो मुझे फीस भी देने लगे। मैं ना नहीं बोलता था, बोला चलो ठीक है। तो मेरा सिखाना तो 12 साल से चालू हुआ। फिर 14 साल का 15 साल का था तभी मैंने कुछ एल्बम्स किए, सोलो कंपोज किए मैंने। और धीरे 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 करते करते 17-18 साल फिर कॉलेज में गया। कॉलेज में मैंने मेरा फर्स्ट नॉन कमर्शियल प्ले, जिसको अवेतन रंगभूमि बोलते हैं, उसमें तातैया करके प्ले किया, जिसमें इट्स म्यूजिकल, इट वाज म्यूजिकल प्ले। उसके गाने और उसका पूरा संगीत तैयार किया। तो फिर धीरे 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 वो जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर जो कुछ दोस्त बने थे, या तो किसी ने हमारा नाम सुन के बोला कि आप इसमें मेरा म्यूज़िक कर सकते हो, इसमें मुझे गाना चाहिए इस सीरियल में। तो मैं सीरियल के गाने बनाना मैंने चालू किया। फिर वो बोलते थे मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक भी करना है। तो मैं बोला अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक, चलो ठीक है। तो मेरा वो भी शुरू हो गया। तो धीरे 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 कब मैं कहाँ यहाँ तक पहुँच गया पता ही नहीं चला। तो इस दौरान आपने जैसे प्रेरणा ली तो आपने किसे अपना गुरु माना? देखो, गुरु कहो या मेरा सब कुछ कहो, मेरे पिताजी है। लेकिन मेंटर्स अगर बोलते हैं वर्ड, तो उसमें मेरे लिए क्या है कि मैं जैसे माँ की कोख से एक बच्चा पैदा होता है तो एक जुड़ा रहता है शुरुआत में, ऐसे मैं म्यूज़िक के साथ पैदा हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे लिए कोई भी साउंड, कोई भी आवाज़, कोई फ्रीक्वेंसी, कुछ भी, अगर कोई बातचीत भी करता है, कोई जोर से हॉर्न भी बजाता है, मेरे लिए सब म्यूज़िक है। तो इंस्पिरेशन मुझे हर वक्त, मेरा फ्लो चलते रहता है म्यूज़िक का। बीच में से कोई आके म्यूज़िक करवा के ले जाता है, सर मेरा ये टाइप का गाना है, सर मेरा ये बैकग्राउंड है, मुझे इस टाइप का बैकग्राउंड म्यूज़िक करवाना है। तो मेरे कंटिन्यूस फ्लो में से मैं थोड़ा थोड़ा उनको मैं देते जाता हूँ, जो फ्लो कभी अटकता नहीं है, क्योंकि मैं धरती से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरा ऐसा लगता है कि मैं संगीत का फ्लो कभी रुकता ही नहीं है। मैं कोशिश भी करूँ तो रुकता नहीं, क्योंकि उसके साथ मैं बचपन से इतना जुड़ा हूँ और मेरी पसंद है म्यूज़िक। तो किसी ने पथ दर्शक तो मेरे लिए सब है मेंटर। मैं जिनके साथ काम करता हूँ, जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स है, उनके पास भी मैं सीखता हूँ। हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने के लिए स्टूडेंटशिप मैंने कोई नहीं है। और मैं जिनसे काम करवाता हूँ उनके पास से भी मैं सीखता हूँ। अगर कोई म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, उनके साथ भी मुझे करते करते पता चलता है कि अच्छा हाँ ये ऐसा, ये करना चाहिए, हाँ ये सीखने वाली बात है। तो मैं आज तक सीखना मेरा बंद नहीं हुआ है। तो इसके कारण मुझे अंदर आने के लिए जगह हमेशा रहती है। कुछ भी, आज अगर कोई जोर से हॉर्न बजाता है तो मैं कभी चौंकता नहीं हूँ। फिजिकली अगर कोई हार्ट बीट बढ़ती होगी तो बढ़ती होगी, बट मैं उसको, मेरे लिए वो म्यूजिक ही है एक टाइप का। जोर से बजा, कम बजा, हर एक आवाज़, घोष अघोष
आवाज़ में मेरा कान उसको म्यूजिक में कन्वर्ट कर लेता है। बहुत अच्छा बोला आपने वोरा जी। लेकिन अधिकांश आपका जो काम रहा है, जो सराहा गया है इंडस्ट्री में, लेकिन आपको कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो जो आपके दिल के करीब रहा हो? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है? हाँ, ऐसे तो सब है वो जो टिपिकल सब लोग बोलते हैं, बट क्या हुआ था कि 2006 में मेरे पिताजी गुजर गए जी। और मुझे आदत थी कि मैं कुछ भी बनाता हूँ तो उनको मैं सुनाता था, नॉट पहले सुनाता था, क्योंकि सीरियल का और फिल्मों का, सीरियल का काम भी ऐसा होता है कि चलो 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 जल्दी करो, कल शूटिंग है, चैनल को सबमिट करना है। तो गाना बना, लिखा, कंपोज किया, रिकॉर्ड हो गया, ऑलमोस्ट मिक्सिंग हो गई है, जी। और फिर मैं हाश चलो अभी मैं घर पे जाके पिताजी को सुनाता हूँ, सबसे पहला काम मैं उनको सुनाता हूँ, उनका रिएक्शन आता है, थोड़ा ये ऐसा करना चाहिए, वर्ड्स में लघु गुरु का ध्यान रखो। बाकी वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, जितना उनको लगता है कि इसको ज़रूरत है उतना ही बोलते थे। और उसको चेंज करने की तो कोई गुंजाइश रहती नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मिक्सिंग हो गया है, उसका सब फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है गाना। लेकिन मुझे नेक्स्ट काम में मुझे सीखने में मिलता था कि अच्छा मुझे ऐसा ये ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा कौन सा तो प्रोजेक्ट ऐसा था? एक प्रोजेक्ट था, रेशम डंक करके एक सीरियल थी, रेशम डंक। हेड्स ऑफ प्रोडक्शंस की थी। आतिश कापड़िया जी ने उनको लिखा था, डायरेक्ट भी शायद किया था, और ज़बरदस्त सीरियल थी। उसका गाना मैंने बनाया और 2006 में मेरे पिताजी गुजर गए। ये गाना मुझे उनको सुनाना था कि जनरली मेरे गाने में स्वर नोट्स कम रहती है, ज़्यादा उसको मैं ज़्यादा चढ़ा उतार मेरे होते नहीं है, जितनी सिंपलिसिटी रहती है, जितना मैं सिंपल हूँ शायद उतने ही मेरे गाने सिंपल रहते हैं। तो मुझे उनको सुनाना था कि इतनी कम नोट्स में मैंने किया है, पिताजी कैसा लगता है, लेकिन वो रहे नहीं थे। ओके। दिल में तो है, दिल में तो है। आज भी है। और एक जो जैसे कि खिचड़ी और सारा भाई वर्सेस सारा भाई, इसमें इन्होंने काफ़ी नाम किया था, और ये जो इनका खिचड़ी सीरियल था काफ़ी लोगों के घरों घरों में चला है और लोगों ने काफ़ी देखा भी है। इनकी कुछ खूबसूरत यादें आप हमको बताना चाहेंगे वोरा जी? सारा भाई वर्सेस सारा भाई की अभी सेकंड सीजन भी आई। ये जो वर्क फ्रॉम होम है, वो जब से हम लोगों ने, म्यूजिशियंस ने, म्यूजिक डायरेक्टर्स ने कंप्यूटर पे काम करना चालू किया, तब से हम या तो अपने घर के अंदर स्टूडियो बना के हम सब काम करते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम सालों से है। ये जो बीमारी आई था उसके पहले से मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, और चूँकि समय कम था तो सारा भाई वर्सेस के गाने के टाइम हम लोग ने सोचा कि इसको उषा उत्तम जी के पास गवाते हैं। एक क्लास है उनके आवाज़ में, और ये टिपिकल हाई सोसाइटी का एक पूरा सीरियल था। तो अभी कलकत्ता रहती हैं, वहाँ जाएंगे आएंगे, फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर उसके पोस्ट प्रोडक्शन का काम करूँगा, तो टाइम निकल जाएगा। हमको जल्दी से करके उनको सबमिट करना था। तो मैंने उनसे बात की, मैंने बोला मैडम ऐसा है, क्या कर सकते हैं? बोले उत्तम भाई आप मुझे भेज दो आपका ट्रैक, मैं मेरे स्टूडियो में यहाँ कर लूँगी, आप मुझे गा के भेजो आपका ट्यून, और हम लोग फ़ोन पे या ऐसे। तो मैंने उनसे वेरिएशंस गवाए, फ़ोन से मैं उनसे टच में था कि उषा जी इसको ऐसे गाना है, थोड़ा ऐसे लीजिए, थोड़ा हा 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 वेरिएशंस दे दीजिए, शुभाबा ये सब वेरिएशंस दीजिए। तो मैंने ये ऐसे गाने रिकॉर्ड करे। तो सेकंड सीजन में भी ऐसा ही हुआ कि मैंने बोला कि नहीं ये सेकंड सीजन को थोड़ा और मॉडर्न टच देते हैं सॉन्ग को, इससे फिर से गवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली शायद चैनल पे वो टेलीकास्ट नहीं हो पाया, लेकिन होगा अभी वापस शायद थर्ड सीजन बनेगी तो उसमें हम लोग को लगा जरूर वोरा जी, वो भी खिचड़ी का एक किस्सा मुझे बोलना है। हाँ बोलिए ना। उसकी जो ये थर्ड सीजन थी, तो क्या होता है कि खिचड़ी का म्यूजिक नॉर्मल म्यूजिक नहीं रहता है, समझ लो म्यूजिक ही नहीं है वो। म्यूजिक ही नहीं है। और क्योंकि क्या होता है ना कि वो टिपिकल जो अपने सीरियल चलती है उस टाइप का सीन्स भी नहीं रहते हैं, अगर रहते भी है तो उसकी वो सटायर ही है उस पर, वो तो म्यूजिक भी उसके देते हैं, तो इसी हिसाब से सोच के करता हूँ मैं। तो उसमें एक सीन था कि बाबूजी कपड़े की रस्सी लगाकर लटके हुए हैं
और मेरे पास सीन आया और एपिसोड में मैंने देखा कि उनके पैर हिल रहे हैं और आसपास उनका फैमिली बोल रहे हैं, हाय हाय ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लटके हुए हैं, ये ऊपर क्या कर रहे हैं, अरे इन्होंने तो कपड़े की रस्सी लगा दी, क्लिप कहाँ रखी होगी, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स थे, अरे उन्होंने कपड़े जो ऊपर सूखे थे, कपड़े जो रस्सी पे वो कहाँ रखे होंगे, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स थे, कोई ये नहीं बोल रहा भाई क्यों लटके हो, आप प्लीज नीचे आ जाइए, कोई वो नहीं सोच रहा है। तो मतलब म्यूजिक क्या करूँ, उनके पैर देख रहा हूँ मैं हिल रहे, वाह। तो मैंने एक मुजरे का म्यूजिक दिया या तो लहरा, अगर उसके अच्छे शब्दों में बोले तो अगर कोई कुछ प्रैक्टिस करता है तो एक पर्टिकुलर एक ताल या उसके ऊपर एक म्यूजिक बजता है जिसके साथ वो या तो आप डांस प्रैक्टिस करते हो या आप कुछ गा रहे हो या कुछ बजा रहे हो जी। तो उसके साथ आप देखोगे तो मजा आएगा कि तो मुजरा, अगर ऊपर वो मुजरा कर रहे डांस नहीं कर रहे हैं बट मैंने म्यूजिक वो दिया तो सब लोगों को इतना पसंद आया कि अरे बाप रे बाप उत्तम भाई। तो एक ऐसे हम लोग हर सीजन में हर एपिसोड में हंसते खेलते हम लोग काम करते थे। ये बहुत अच्छा लगा और आपसे ऐसे एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं तो बहुत इंटरेस्ट भी आ रहा है आपसे कि और बात करें, लेकिन समय का तकाजा ऐसा है कि कुछ सवाल आपको पूछना हमको ज़रूरी है क्योंकि आप हमको वापस मिलेंगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम आपके पीछे ज़रूर आएंगे। तो आपको और एक सवाल पूछूंगी मैं, क्या आप पहला नशा के लिए रचना करते समय कुछ दिलचस्प अनुभव साझा करेंगे? और आशुतोष गोवारिकर के साथ काम करना कैसा रहा? देखिए, आशुतोष गोवारिकर मेरी फर्स्ट फिल्म थी, उनकी डायरेक्शन, मेरा म्यूज़िक, दीपक तिजोरी की भी फर्स्ट सोलो हीरो, हम लोग सब लोगों ने बहुत मज़े किए और सीखते सीखते हम लोगों ने काम किया। तो उसके तो किस्से बहुत पॉपुलर भी है, बहुत पुराने भी है, मैं उसको आपको उससे भी एक पुरानी पहचान की बात करता हूँ। आशुतोष गोवारिकर और मैंने जब साथ में एक्टिंग की थी, एक हिस्टोरिकल प्ले था, हिस्टोरिकल कैरेक्टर हमने, उसमें वो बड़े बंदर थे और मैं छोटा बंदर और उस समय हम लोग ने बहुत मजे किए। ये हमारी इंटर कॉलेज कंपटीशन के लिए सर फिर तो आपने काफी एंटरटेनमेंट किया होगा जब वो मुझे उसमें मैं उनका लड़का बना था जी और एवोल्यूशन पे पूरा प्ले था जी। तो वो हीरो थे, मैं उनका लड़का था, उनके बाहर के अटैक से बचा रहे और वो मुझे उठाते थे और मैं काफ़ी जिम्नास्ट था, वो कार्ट व्हील वगैरह भी करता था, पूरी बिल्डिंग के राउंड लगा सकता था। तो उन्होंने मुझे ऐसा, उनके डायरेक्टर ने ऐसा सब रचा था कि आशुतोष जी मुझे उठा के ऐसा फेंकते हैं, पीछे 3 जन पकड़ते हो, कहीं और फेंकते हैं। अच्छा। तो आज तो वो मुझे उठा नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत मजे किए थे उसमें। तो हमारा एक ट्यूनिंग तब से था, मतलब वो आपकी काफी अच्छी यादें हैं। बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छी यादें हैं। और बॉलीवुड और गुजराती फिल्मों की कार्यशैली में आप क्या अंतर देखते हैं और दोनों में संतुलन बनाने में आपको क्या मदद मिलती है? हाँ, बॉलीवुड में क्या है कि एक एक्सपेक्टेशन रहता है म्यूजिक के लिए कि इस तरह का, इस टाइप का म्यूजिक तो हमें चाहिए ही। उसमें आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी कुछ सेट आइडियाज होते हैं कि भाई ये टाइप का गाना चाहिए, ये रोमांटिक है तो रोमांटिक, और आज के ढंग में या एकदम पुराना, कुछ उनके कॉन्सेप्ट फिक्स रहते हैं। गुजराती इंडस्ट्री अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है, उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट में, म्यूज़िक में होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म बीच में 2-3 फिल्में देखी तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट दिखे। तो वहाँ पे हम अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो करने मिलता है, लेकिन अगर उनके दिमाग में भी अगर बॉलीवुड का गाना है और वो इस हिसाब से करवाना चाहते हैं तो बॉलीवुड और कोई भी म्यूजिक में फिर फर्क नहीं रहता है, ये इनको अलग करना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा लगा मुरा जी। संगीत की वर्तमान शैली को आप कैसे रेट करेंगे और इस पर कोई टिप्पणी है? एक्चुअली टेक्नोलॉजी इतनी अभी आगे बढ़ गई है, हमारे ज़माने में थी लेकिन कम थी, तो आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही है। एक्सपेरिमेंट अगर कुछ सोचते हैं तो करने के लिए टेक्नोलॉजी उसको हेल्प करती है। तो म्यूज़िक ऐसे देखो तो आगे बढ़ ही रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा सीखे नहीं और आप आगे कुछ भी थोड़ा म्यूज़िक आ गया आप म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिएटिविटी का कोई ये नहीं है कि सीखा हुआ आदमी ही अच्छा गा बजा सकता है, बहुत किस्से हैं, पॉपुलर किस्से हैं।
क्या आप अपने चल रहे काम और आने वाले परियोजनाओं पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं क्या? एक मैंने ब्लॉकबस्टर गुजराती फिल्म की थी, चल मन जीतवा चाहिए। बहुत चली थी और अच्छी फिल्म थी। जी। और उसका पार्ट 2 बना हुआ है। जी। तो अभी मेरा पूरा ध्यान उसमें है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसके गाने वगैरह में मैं कर रहा हूँ। बाकी एड फिल्में वगैरह करते रहता भोजपुरी हूँ मैं। मूवी है? नहीं, गुजराती मूवी। गुजराती फिल्म और बहुत चली थी। चल मन जीतवा जाइए, जीतवा जाइए। क्योंकि उसका जो आप बोल रहे हो जीतवा जिए, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मन को बोल रहे हैं कि चलो हाँ, मन, हम जीतवा। जीतने जाते हैं। ओके ओके ओके। मन को जीतना है और इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म। क्या आप चल रहे काम और आने वाली परियोजनाओं पर कुछ प्रकाश डालेंगे? अभी आने वाले यही है अभी पार्ट 2 इसका चल रहा है। मौका मिलने पर आप निर्देशक के साथ काम करना चाहेंगे? मौका मिलने पर आप किस निर्देशक के साथ काम करना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ है नहीं फिक्स। मैं सबके साथ उतना ही अच्छा रहता हूँ और म्यूजिक का मैं सोच के म्यूजिक करता नहीं हूँ। अगर पेमेंट देख के भी म्यूजिक नहीं करता हूँ कि 5 रुपया या 5 करोड़ हो। म्यूजिक का फ्लो मैंने जैसे पहले बताया, कोई भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, उनको क्या चाहिए वो अगर मुझे बराबर समझ में आया तो मैं उनको इतना अच्छा ही न्याय दे पाऊंगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये डायरेक्टर के साथ करूंगा तो मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा। जितने अच्छे डायरेक्टर्स का, तो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे स्टेज पे भी, बहुत गुजराती स्टेज पे बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। हिंदी में भी मैंने काफ़ी किया है। सीरियल्स में तो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। हिंदी में भी मैंने प्रियदर्शन जी के साथ भी काम किया है, आशुतोष गोवारेकर जी के साथ भी काम किया है। तो मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं, जिनको मैं अच्छा न्याय दे पाऊँ और उतना मुझे मजा आएगा कि चलो उनको पसंद है मेरा लेकिन काम। होता है ना कि भाई एक ऐसे पर्टिकुलर निर्देशक है ऐसा नहीं है, क्योंकि आज तो सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी एक स्टाइल है। तो मुझे लगता है कि चलो मैं ये स्टाइल भी करना चाहूँगा और मैंने की भी है। हर टाइप का म्यूजिक मैंने किया है। म्यूजिक को अभी मैंने सस्पेंस भी किया है, थ्रिलर भी किया है, मर्डर मिस्ट्रीज की है, कॉमेडी भी की है, सोशल किया है, अपने रोमांटिक गीते गाने बनाए हैं, रोमांटिक बैकग्राउंड भी किया है। ऐसा नहीं है कि ये यही कर सकता है। क्यों? तो कि उसकी सीरियल फेमस है, खिचड़ी साराभाई। मेरा बाबू बेबी भी इतना ही सीरियस सीरियल भी मैंने की थी। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप पे म्यूजिक एक बेस है जी। उसका आप कुछ भी बना लो जी। उसका मीठा भी बनता है, तीखा भी बनता है। जैसे आप ढालोगे म्यूजिक वैसे बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा। आपको सबसे ज्यादा क्या प्रेरणा देता है? मुझे प्रेरणा देता है अच्छा संगीत और कुछ भी अच्छा सुनने, पोएट्री है या किसी के अच्छे विचार या कोई अच्छा गाना बजाना, वेस्टर्न हो, कोई भी देश का किसी भी प्रकार का संगीत हो, मुझे अगर पसंद आता है तो मैं उसको सुनता हूँ। और एक मेरे पिताजी बोलते थे कि 50% ऑफ लर्निंग इज लिसनिंग। आप जितना म्यूजिक सुनोगे उतना आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो ज्यादा कौन सा म्यूजिक अच्छा लगता है आपको? सब टाइप का मैं सुनता हूँ। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ क्लासिकल सुनो या डिवोशनल सुनो, मैं सब टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ। हॉरर म्यूजिक में मैं शांति से सुनता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आता है कि उसमें क्या क्या यूज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो क्या बोलना चाहता है। क्योंकि म्यूजिक की अपनी एक लैंग्वेज है, वो सब लोग समझ नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है, सबको फील होती है, वो इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी लैंग्वेज हमको सीखनी पड़ती है। ये नोटेशंस के सारे गामा पता नहीं सा क्या है, ये तीव्रमा क्यों लगा, वो जैसे म्यूजिक सीखने के कारण हमको वो लैंग्वेज समझ में आती है, बाकी लोगों को फील होती है। फर्क खाली इतना कि मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ कि इसमें क्या क्या बजा है या तो क्या क्या घा बजा रहे हैं, बट फील सबको उतना ही होता है, जितना मैं करता हूँ उतना ही होता है। थैंक यू मच वोरा जी। आपको आपके जो बेटे हैं उनके साथ सारे युवा संगीतकार मंच पर आ चुके हैं, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? बस एक देखो, आज के आपको टेक्नोलॉजी का सहारा है, अच्छा म्यूजिक बनाओ, खुश रहो, सुनते रहो अच्छा, और जितना काम करते रहोगे भले आपको उसके लिए पैसे मिले ना मिले, बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जितना ऑनेस्टली आप काम करोगे उतना आपको समझ में भी जल्दी आएगा। अगर कोई चीज़ आपको कुछ करने को मिलता है कि भाई आप ये बनाइए, तो वो बनाने का सोचने के बदले आप सोचेंगे कितना पैसा मिलेगा,
ये आदमी बराबर है कि नहीं, बाद में पैसा देगा कि नहीं, इसलिए ये मेरा पब्लिश बराबर करेगा कि नहीं, टेलीकास्ट होगा कि नहीं, वो सोच के पहले काम क्या है, अच्छा इसको मुझे बनाना है, पहले उसको पहले बना दो, बाकी सब बाद में बात करो, पैसा मिले ना मिले, आप नए हो कि पुराने हो, पहले काम तो आप ऑनेस्टी के साथ करो, तब जाके वो आपको आप अपने आप उसके सी ये सब बाय प्रोडक्ट है पैसे वगैरह। एक चीज कुछ भी कभी भी कुछ भी पॉपुलर हो गई तो उसको आपको पैसे मिलने ही है, या तो पॉपुलैरिटी जो भी आपके दिल में है। आप हम लोग ये सब मीडिया पे देखते हैं, कोई एक आदमी कुछ गा रहा है, कोई गांव का आदमी कुछ गा रहा है, वो इतना पॉपुलर हो गया है कि उसको सब लोग फिर स्टेज प्रोग्राम्स के लिए बुलाते हैं। वो बोलता है भाई मुझे म्यूजिक नहीं आता है, बोलते नहीं सेम गाओ हमको चलेगा। तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा मैं पॉपुलर होगा, तो उसने ऑनेस्टी के साथ गाया हुआ था, जो उसके दिल में था उसने गाया। तो काम भी ऐसे ही करो, ऐसा मेरा मानना है। मैं इनको काफ़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये चैनल और आगे बढ़े, और धन्यवाद सबको, थैंक यू। अब अपनी नन्ही सी जान की हंसी को रखिए बरकरार और एहसास दे कोमलता भरे प्यार का। हे बेबी डायपर्स के साथ